देखिए आज का हमारा टॉपिक है प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव, क्लास 9 आईसीएसई बोर्ड। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात किया जाता है व्हाट इज साउंड। साउंड कहते हैं किसे? आप लोग में से किसी को पता साउंड किसे कहा जाता है? वेरी गुड। तो कह सकते हैं क्या, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैं क्लास लिख देता हूं। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है? एनर्जी का एक रूप है। अब यहां पे क्या होता है, बाय विच वी हैव सेंसेशन ऑफ हियरिंग, बाय विच वी हैव सेंसेशन ऑफ हियरिंग। इसका मतलब क्या हुआ? जितना भी लिखा गया इसका यही मतलब है कि साउंड क्या है? एनर्जी का एक रूप है। साउंड क्या एक एनर्जी का रूप है। सबसे बड़ा पॉइंट यही है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब इसके बाद क्या कहा गया, बाय विच वी हैव सेंसेशन ऑफ हियरिंग, जिससे हम लोग सुनने की अनुभूति होती है। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है कि सर हमने छोटे क्लास में पढ़ा था व्हाट इज एनर्जी। क्या पढ़ा था आपने? एनर्जी में पढ़ा था एबिलिटी या फिर कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। अब कहा गया सर साउंड एक टाइप की एनर्जी है। अब दोनों सेंटेंस को जोड़िए तो क्या होगा? साउंड से कुछ काम कर सकते हैं। साउंड से काम कर सकते हैं। आपने क्या कहा कि सर साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और हम लोग को पता है एनर्जी क्या है? एबिलिटी और या फिर कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। इट मीन्स क्या, साउंड एक एनर्जी। इट मीन्स साउंड एक कोई काम कर सकता है। साउंड से आप वर्क करवा सकते हो। अब जो कहा गया सर साउंड से जब वर्क करवा सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सर आपको कोई किसी ने कुछ बोल दिया, आप सुन लिए, अब उसके हिसाब से आपने काम किया, वो नहीं। साउंड खुद काम कर सकता है। साउंड को जो बोलना है उसी को काम। हाँ, अब देखिए साउंड काम कैसे कर सकता है। आपने इसकी डिफिनेशन पढ़ी थी, व्हाट इज वर्क? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या फिर किसी बॉडी के ऊपर आपने फोर्स अप्लाई किया और ऑब्जेक्ट मूव हो गया, यानी अपने जगह का चेंज कर दिया गया, तो उसे क्या कहा जाता था? वर्क। मैं थोड़ा सा उसका भी हिंट दिखाता हूँ, देखिएगा। वर्क क्या था? किसी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स दिया, वो ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से घिसक के कहाँ पहुँच गया? बी पॉइंट तक पहुँच गया, तो क्या कहेंगे? वर्क सेट टू बी डन। लेकिन सर आपने हमें फोर्स दे रहे हो, ऑब्जेक्ट हिल ही नहीं रहा, वर्क डन नहीं है। ये था वर्क के बारे में। ठीक है, तो कहा गया सर साउंड कैसे वर्क है? साउंड कैसे मैं कह सकता हूँ कि आपका एनर्जी का रूप है। तो सबसे पहले यहाँ पे कहा जा सकता है, जब हम कोई भी बात कहते हैं, जैसे मेरी बात आप लोग सुन पा रहे हो, तो साउंड, मेरा आवाज़ यहाँ से लेकर आपके कानों तक क्यों जा रहा है पता है आपको? क्योंकि साउंड कभी भी कहीं से निकला, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति ने कोई भी बात कही, किसी माइक से कोई बात निकली है, ठीक है, यहाँ पे लिसनर है, वो कब सुन पाते हैं इन चीज़ों को? इसके आवाज़ को क्यों सुन पाएगा? कब सुन पाएगा? ये इसके बातों को तभी सुन पाएगा जब ये साउंड यहाँ से होते होते इसके पास पहुँचे। और हम, मेरी बात आप कैसे सुन पाते हो? कहेंगे सर मेरे और आपके बीच में कुछ नहीं है, तो हवा है। यहाँ पे क्या है? हवा। तो हवा क्या है? हवा में बहुत सारे गैसेस हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो इमेजिन कर लेते बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे करके हैं आपके, ठीक है? मतलब वही ना सर कि हवा सोर्स। नहीं, हवा मीडियम है मेरा। हाँ मतलब भाई, हाँ सॉरी, मीडियम है। तो देखिए हवा के अंदर मैंने क्या दिखाया? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स दिखा दिए, बहुत सारे पार्टिकल दिखा दिए। अब मैं जैसे कुछ कहता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ हाय, या मैं कह देता हूँ शुभम द लेखक समथिंग, तो देखिए मैंने यहाँ से जैसे आपकी आवाज़ निकाली है, तो ये आवाज़ आके किसको जाकर टक्कर मार रहा है? इस मॉलिक्यूल को, इसके एनर्जी को धक्का दिया, ठीक। तो ये क्या होता है? ये डिसबैलेंस हो जाता है, इसके अंदर एनर्जी बढ़ जाती है, और ये जाके सामने वाले मॉलिक्यूल पे क्या करता है? जितनी एनर्जी है जाके सामने वाले पे दे देता है। इमेजिन कीजिए कि जितने भी यहाँ पे पार्टिकल थे सबको मैंने एनर्जी दे दी है, एनर्जी ज़्यादा हो गई, ये सीधा जाके क्या होंगे? आगे जाके कोलाइड कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इस तरह मान के चलते इस पार्टिकल को, ठीक है? ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल थे। जैसे मैंने कहा हाय, इसको जाके धक्का दिया, ये क्या होगा? जाके इसके ऊपर टकरा गया। तो देखिए बहुत सारे एयर के लेयर जाके इसके ऊपर कंप्रेस हो गए, ठीक है? अब जैसे कंप्रेस हो गया है तो फिर क्या देखा जाता है? अब प्रेयर हॉल का एग्जांपल याद है आप लोग को? प्रेयर, आप लोग जब प्रेयर हॉल में होते हो, कोई बच्चा पीछे से बदमाशी करके धक्का दे देता है, तो उसने जाके सामने वाले को धक्का दे दिया। जैसे वो धक्का दिया, ठीक, ये अब बैलेंस हो जाएगा। तो अब क्या होगा? ये सामने वाला पार्टिकल जो है ये अनबैलेंस हो चुका है, तो ये जाके इसको धक्का देगा। तब देखिए क्या होगा? थोड़ी देर के बाद
ये मॉलिक्यूल का लेयर वापस हो जाएगा, ठीक, और ये क्या हो जाएगा आपस में, कुछ देर के बाद ये डिसबैलेंस होके आगे की ओर धक्का देगा, तो देखा जाएगा इस तरह से वापस ये प्लेन हो गया, ये अब ये कॉम्प्रेस हो गया, अब ये फिर थोड़ी देर के बाद प्लेन हो जाएगा आपका, ये जाएगा कॉम्प्रेस हो जाएगा, ये प्लेन हो जाएगा, जब ये कॉम्प्रेस हो जाएगा, ये प्लेन होगा तो ये कॉम्प्रेस हो जाएगा, इसी तरह ये मेरे पास आ गई, तो एनर्जी मेरे कानों में आ गई, मैं सुन पाया। सर वैक्यूम में आप कुछ नहीं वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जाएंगे। तो आपने देखी, आपने जब एनर्जी दी, आपने जब कुछ भी कहा, पार्टिकल यहाँ था, पार्टिकल क्या हुआ, यहाँ से शिफ्ट हो क्या पे पहुँचा, तो देखिए वर्क का डिफिनेशन क्या था, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स दीजिए, ऑब्जेक्ट अपना प्लेस चेंज किया, हाँ या ना, वर्क सेट टू बी डन। तो ये है डिफिनेशन ऑफ वर्क, ये है काम। ये नहीं कि सर आप खड़े हो, आपके मम्मी ने कहा जाओ आलू लेके आ जाओ 1 किलो, आप लेके चला कि सर साउंड तो है, सुने तभी ना काम किया, वो काम नहीं, साउंड खुद काम करेगा, साउंड खुद काम करेगा। क्लियर है? अब आप लोग कहोगे सर मैं आपकी बातों से सहमत नहीं कि साउंड कुछ ऐसा कर सकता है, तो इसका लाइव एग्जांपल दिखाते हैं। आप रोड के सामने खड़े हो सर, 25 दिसंबर, ठीक है, बगल से सर एक मारुति जाती है जिसके अंदर 3-4 दोस्त होते हैं, और 3-4 दोस्त होते हैं सर, आप समझ सकते हो स्पीकर वॉल्यूम एकदम हाई लेवल पे है, आप बगल में सर आपके बगल से गई, लेकिन उसको वाइब्रेशन फील कर पाते हो। हाँ मतलब आते टाइम भी और जाते टाइम। तो क्यों, देखिए उसके गाड़ी से इतना साउंड आ रहा है कि उसने क्या, कांच के अंदर धक्का मारा, कांच के बगल में एयर के मॉलिक्यूल, तो उसने उसको धक्का मारा, वो एयर के मॉलिक्यूल आकर आपको धक्का मारा, तो आप वाइब्रेशन फील कर पाते हो। तो साउंड क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्यों, ये मॉलिक्यूल्स को एक जैसे दूसरी जगह डिस्प्लेस कर सकता है। इस जगह तक क्लियर है कि डाउट है? और इसके अंदर क्या है ना कि ये जब एनर्जी हमारे कानों पे टकराती है तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं, वो उसको सुन के समझ लेते हैं। ठीक है, तो साउंड पूरा तो आपको समझा पाए। व्हाट इज साउंड? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्यों एनर्जी है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी हैव सेंसेशन ऑफ हियरिंग, जिससे हम लोग को सुनने की अनुभूति होती है। यहाँ तक क्लियर है आपका? देखिएगा डिफिनेशन मैंने लिख दिया है, मैं पढ़ा रहा हूँ, सुनते रहिएगा, साथ में लिखते भी रहिएगा। अब कहा जाता है हाउ साउंड प्रोड्यूसेस। ये क्लास 4-5 या जब साउंड आपने पढ़ा था 6 में शायद, उस समय सबसे कहा जाता, ये सवाल आया था, हाउ साउंड प्रोड्यूस, हाउ साउंड प्रोड्यूसेस। नहीं, साउंड प्रोड्यूसर नहीं है, साउंड कैसे प्रोड्यूस्ड होता है? सिंपल और एक ही लॉजिक है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड, वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड। अब वाइब्रेशन का मतलब सर चीजों का आपस में टकराना, कोलिजन। वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस साउंड। अब वाइब्रेशन में मतलब क्या हुआ, चीजें आपस में टकरा रही है। एयर के मॉलिक्यूल में क्या होता है, ये इमेजिन कीजिए, एक एयर का मॉलिक्यूल ये और एक मॉलिक्यूल ये सीधा जाके इससे क्या हुआ, टकरा गया, कोलिजन हुआ, वाइब्रेशन हो रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, और ये आपका क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। बिना वाइब्रेशन, बिना कोलिजन के साउंड प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता। क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है। अब कहा जाता है, तो मैं कह सकता हूँ वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसेस साउंड। क्लियर है? अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि साउंड एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे? हाउ साउंड कैन प्रोपगेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हवा। वेरी गुड, हवा कहते हैं। सर कोई भी मीडियम। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, एकदम सही। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, सेकेंड मेरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या इसको समझना, प्रोपगेशन ऑफ साउंड, सर प्रोपगेशन ऑफ साउंड। क्लियर है? लीजिए, हाँ, प्रोपगेशन ऑफ साउंड। साउंड एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो जाएगा कैसे? याद रखिएगा, साउंड को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। साउंड नीड मीडियम टू प्रोपगेट वन प्लेस टू द अनदर। क्लियर है? और जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत हो, उसे कहते हैं मैकेनिकल वेव। तो मैं कह सकता हूं साउंड इज मैकेनिकल वेव। अब आपसे पूछे क्यों मैकेनिकल वेव है? क्योंकि वो मीडियम से जाता है, किसी एक मीडियम से। उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, किसी का सहारा चाहिए होता है जिसके थ्रू वो जाएगा। कोई सहारा नहीं, वो जा नहीं सकता। कहेंगे सर आपकी बातों को तो मैं समझ नहीं पा रहा था, समझाइए अच्छे से, तो ज़्यादा से समझा पाएंगे। ठीक है सर। देखिएगा, अब बात करते हैं मीडियम के बारे में। जैसे मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुंच रही है, कैसे? बीच में हवा है, ठीक है,
हाँ, तो हम लोग कहाँ थे कि साउंड कैसे जाएगा, प्रोपेगेट करेगा। तो मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुँच जाती है क्योंकि बीच में हवा है, ठीक है। मछलियाँ भी आपस में कह सकते हैं वेव सुनती भी होंगी, फिर उनको वेव पता चलता है क्या, उनके अंदर पानी है, पानी एक मीडियम जिससे वो लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। सॉलिड के अंदर भी मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, उसके अंदर भी साउंड प्रोपेगेट कर पाता है। अब सवाल आता है कि सर आपने कहा है कि साउंड को एक जैसे दूसरी जगह जगाने के लिए मीडियम होता है, तो इमेजिन कीजिए मून पे अगर 2 एस्ट्रोनॉट खड़े हैं सूट पहन के, ठीक है, एस्ट्रोनॉट का सूट पहन के खड़े हैं, तो आपस में बात कैसे करेंगे? साइन लैंग्वेजेस। साइन लैंग्वेजेस, ठीक है। अब जैसे उसको बताना है बहुत से, मतलब उसको एक पैराग्राफ जैसी बातें बतानी होती है, जैसे आपका कोई मूवी का सीन या फिर नहीं होता है कोई कहानी का कोई गॉसिप, वहाँ भी तो 2-3 महीने हैं वो, ठीक है। तो वो उतना दिन क्या साइन लैंग्वेज कितना यूज़ करेगा? मन की बातें उतनी तो अच्छे समझा ही नहीं जा सकती। तो अब कहेंगे सर उसकी बातें कैसे समझाएगा, वहाँ पे तो कोई मीडियम ही नहीं है, हवा तक नहीं है, तो सर वहाँ तो बात नहीं हो सकती। लेकिन मुझे पता है सर वो लोग बात करते हैं रेडियो वेव से। ब्लूटूथ नहीं होता आपका सिग्नल लगा, जैसे मानते हैं हम यहाँ पे कोई गांव में है या कोई दूसरे सिटी में है, दूसरे जगह पे फ़ोन से बात करते हैं कि नहीं, आपका सैटेलाइट सिग्नल के थ्रू बात कर किया जा सकता है। तो वहाँ पे वो लोग क्या होता है, नॉर्मल हमारा साउंड वेव का यूज़ नहीं करते, वो लोग सैटेलाइट के सिग्नल का यूज़ कर सकते हैं, रेडियो वेव का लोग यूज़ करते हैं, तब बात कर सकते हैं। हाँ, वो लोग मान लीजिए कॉलिंग में बात करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब कहेंगे सर आपने ये बातें तो बता दी, ठीक है, कि साउंड को मीडियम की ज़रूरत होती है। आप कहेंगे सर मैं आपको बताऊं इसका लाभ भी है कि साउंड को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, साउंड को मीडियम की ज़रूरत होती है, इसका लाभ भी है। आपको पता होगा हमारा सोलर सिस्टम में सूरज यहाँ पे है और उसकी चारों तरफ ऑर्बिट में कौन घूमता है? अर्थ। आपको शायद पता होगा कि सन के सरफेस पे हर समय एटम बम और हाइड्रोजन बम जैसे ब्लास्ट हो रहे हैं ऑल टाइम। तो कितना बड़ा विस्फोट हो रहा होगा, अर्थ घूम रहा है तो ऑर्बिट में, धमाके तो उसको सुनाई देना चाहिए। लेकिन लाभ ये है कि सर सन का लाइट हमारे अर्थ तक पहुंच जाता है। क्यों? लाइट को कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, साउंड को मीडियम की ज़रूरत होती है। तो अगर सर साउंड तो आ ही नहीं रहा, क्यों? बीच में कोई हवा कुछ तो है ही नहीं जो उसे कनेक्ट करके रख दे, तो साउंड के आपको भी हो सकता है यहाँ पे धमाके सुनने को मिलते हैं। हम लोग शांति से क्यों रह पाते हैं? बहुत सारे स्टार, बहुत सारी चीज़ों, कोई मीडियम ही नहीं है। आपका अंतरिक्ष में क्या हो रहा है, कोई टकरा रहे, उसका साउंड ही नहीं आ पाता आपके पास, क्यों? मीडियम नहीं है। क्लियर है? अब कहेंगे सर आपने तो बात कह दी कि सर साउंड को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, साउंड को मीडियम की ज़रूरत होती है। हाँ बोलिए क्या कह रहे हैं? जैसे अर्थ के आसपास जो पूरा ऑक्सीजन रहता है, तो वो मतलब वो कैसे अलग कैसे रहता है, मतलब स्पेस से और वहाँ का हाँ, ऑक्सीजन चिपका रहता है क्या? वो ग्रेविटी जब पढ़ाएंगे तो बता दिया जाएगा, वरना बाद में इसको जब पॉज करेंगे तो समझा देंगे। देखिएगा हम लोग बात कर रहे थे कि सर आपने कहा कि साउंड को मीडियम की ज़रूरत होती है। मैं मान कैसे लूँ? एक्सपेरिमेंटल अब बता दीजिए, कोई प्रूवमेंट है कि नहीं? प्रूवमेंट तो होगा जिससे आपको क्लैरिटी मिल पाएगी। हाँ सर मैं श्योर हूँ सर कि हाँ साउंड को मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए इसके लिए क्या किया जाएगा, एक टेबल लेते हैं वुडन या कोई भी, इसके मिडिल में एक छेद है बॉटम में, और यहाँ पे एक वैक्यूम पाइप हम लोग क्या करते हैं लगा देते हैं। क्या है? वैक्यूम पाइप। यहाँ पे कोई मान लीजिए कोई नॉब होगा ऑन एंड ऑफ करने के लिए। अब इसमें जनरली इसमें क्या है, किनारे में एक हल्का सा छोटा सा आप कह सकते हैं मैंने गड्ढा करके रखा है, एक बेल जार में इसके अंदर डालूंगा। एक बेल जार क्या होगा, इस तरह का जार होगा, कांच का जार होगा, इसके अंदर से 2 पार्टें झूलती हुई रहेंगी। इसके यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक बिल झूलता रहता है जो कनेक्टेड होता है सर्किट से। बिल इलेक्ट्रिक बिल इसमें झूलता रहेगा जो कनेक्टेड होगा सर्किट से। आजकल के तो बहुत सारे बुक्स में देखें मोबाइल फ़ोन झुला दिया जाता है, वो इलेक्ट्रिक बिल का यूज़ नहीं करके मोबाइल फ़ोन डाल देते हैं, बट वैसा नहीं। देखिएगा मैंने इस बेल जार को यहाँ पे रखा है, ठीक है। अब समझिए कि मैंने इसको क्या हुआ, इसमें हैंग करके रखा है इलेक्ट्रिक बेल को। आपके स्कूल में होता है कि नहीं इस तरह का बेल? और मान लीजिए यहाँ से स्विच निकली हैं, सर्किट को यहाँ पे जोड़ दिया गया, कहीं प्लग से आपके साथ जोड़ दिया गया, प्लस माइनस को जोड़ दिया गया, ठीक है। मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा इसको और ज़्यादा मॉडिफाई करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे एक बल्ब लगा देता हूँ, तो पता चलेगा हाँ करंट पास हो रहा है। स्विच लगा दिया, स्विच ऑन किया, बल्ब जल रहा है और ये देख रहे हैं जल रहा है बुझ रहा है, जल रहा है, मतलब सर्किट हो रहा है। या मैं इस बल्ब को हटा देता हूँ, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। आपने करंट ऑन कर दिया तो देख जैसे करंट ऑन कीजिए तो बेल क्या होगा, रिंगिंग हो बज रहा है। और ये बेल ना कहीं सरफेस यानी कह सकते ना तो दीवार को टच कर रही है ना तो बॉटम को टच कर रही है।
आप यहाँ पे खड़े हो, आपके कानों पे इसकी मधुर आवाज़ आ रही है, सुन पा रहे हो, ठीक है। अब आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक बेल ऑन करके रखा था, बेल बज रहा था, आपने उसी समय आपने वैक्यूम पंप चालू कर दिया, तो क्या होगा, वैक्यूम ऑन करने से सारा हवा पास हो जाएगा। बाहर निकलने लगा। इसके अंदर पहले मान लीजिए, पहले इसके अंदर 40 लाख एयर मॉलिक्यूल थे, धीरे धीरे वो हवा के मॉलिक्यूल बाहर निकाल रहे हो, इस जगह वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। अब इस जार के अंदर देखा गया 10-20 एक आ गया, धीरे धीरे हवा के मॉलिक्यूल कम होते गए। तो आप यहाँ पे खड़े हो ना, आप सुन पा रहे हो, तो देखिएगा जैसे जैसे हवा निकलते जा रही है, आप जो सुन पा रहे साउंड कमते जा रहा, कमते जा रहा, कमते जा रहा, कमते जा रहा। एक समय ऐसा भी आया आपको कोई साउंड नहीं सुनाई देगा, सारा हवा पास हो गया। अब सारा हवा निकल चुका है, ठीक है। अब कहेंगे सर इसके बीच में, इस वॉल के बीच में कोई मॉलिक्यूल हो तब ना आपको आवाज़ सुनाई दे। वही तो। अब आपको ये भी कह सकते हैं सर हो सकती है मशीन ख़राब हो गई है, कहीं कोई बात नहीं। अब वापस से हवा भरना स्टार्ट करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। हवा जैसे जैसे भरती जाती है तो मैं देखता हूँ वापस से साउंड आ रहा। एक सर्टेन टाइम का देखते हैं, हाँ साउंड आपको पूरी तरह से आ रही है, क्लियर है। तो ये कैसे पॉसिबल था कि जब एयर भरे हुए हैं इसके अंदर, मान लीजिए बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, इसने धक्का दिया एयर मॉलिक्यूल को, एयर मॉलिक्यूल ने धक्का दिया कांच को, कांच से का पास होकर उस पार आई और उससे हवा के अंदर बहुत सारे हमारे कान तक चले आए, कान तक आवाज़ चला है, हम लोग सुन पाए, क्लियर हो गया। लेकिन जब एयर मॉलिक्यूल निकल गया यहाँ पे सर, ये बज रहा है, इसके पास बहुत सारी एनर्जी है, लेकिन ये एनर्जी इसके पास इसके पास टच करे तब ना बाहर आए, कोई है ही नहीं इन दोनों को ब्रिज कर पाए, इसलिए साउंड सुनाई नहीं। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग को क्या पता चलता है, साउंड नीड्स अ मीडियम, क्लियर है, हाँ या ना। तो मैं कह सकता हूँ कि साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम टू प्रोपेगेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बिना मटेरियल मीडियम का साउंड क्या पास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। यहाँ तक आप श्योर हो, कोई डाउट। चलिए, तो यहाँ पे आपसे पूछा था राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, तो आप कह सकते हो साउंड के बारे में। अब तो आपको कुछ चीज़ें बताते हैं, जैसे आपको एयर के बारे में बताया गया, आपने एयर का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो आप क्या कहते हो, एक मॉलिक्यूल इधर, एक मॉलिक्यूल इधर, एक मॉलिक्यूल इतना दूर दूर है, तो साउंड इसको धक्का देगा, ये जाके इसको जाके धक्का दिया, इसने जाके इसको जाके धक्का देगा, टाइम लगेगा, हाँ या ना। अब मानते हैं लिक्विड के अंदर, सॉलिड बन जाएगा, ये हम देख रहे थे सॉलिड हो जाता था। सर और क्या, थोड़ा यहाँ पे दे दिए, मान लीजिए लिक्विड है। अब देखिए इसको मैं दूंगा, इसमें फटफट एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं पहुँचेगा, स्पीड ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है यहाँ पे। और सॉलिड में सबसे ज़्यादा। सर सॉलिड तो मान लीजिए सटा ही हुआ है, हाँ, मतलब उतना एनर्जी भी तो लगेगा बोलने के लिए। देखते हैं। अब देखते हैं इसके अंदर साउंड की एनर्जी पास किए, तो देखा मान लेते तीनों के अंदर सेम एनर्जी दिया गया, यहाँ पहुँचने में ज़्यादा समय लगेगा, यहाँ कम, यहाँ सबसे कम समय लगा, यानी साउंड की स्पीड इसमें सबसे ज़्यादा है, हाँ या ना। अब मान लो आप यहाँ पे खड़े हो और आपसे 10 कदम की दूरी पे एक लड़का खड़ा है, हर्डल रेस आपने सुना होगा कि जाके पास कर देते हैं। अब मान लो आप 10 कदम दूर जाके उसको देते हो, वो फिर 10 कदम दूर जाके देता है किसी को, और यहाँ पे क्या है, सब सटे हुए हैं, बस देते हैं तो पास होते तो चला जाता है, तो उस तरह से है। तो देखा जाता है कि इसके अंदर स्पीड ज़्यादा होगा, इसके अंदर कम होगा, इसके अंदर सबसे कम। तो मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ, देखिएगा समझने के लिए। एयर के अंदर किसी किसी बुक में 320 मीटर पर सेकेंड स्पीड होता है, स्पीड ऑफ साउंड। ये क्या है, स्पीड ऑफ साउंड। एयर में कितना होता है, 320, किसी कभी 360, हवा के स्पीड के कारण, मॉइस्चर के कारण चेंज होता रहता है, 320, 360 इस तरह से होता रहेगा। लिक्विड के अंदर कितना होता है, 1 सेकंड में कितना, 1450, यानी आप कह सकते हैं कि लगभग 1.5 किलोमीटर के। और मैं बात करता हूँ सॉलिड के अंदर, मैं कह सकता हूँ कि 1 सेकंड में हवा के अंदर 300 मीटर तक जाएगा, और लिक्विड के अंदर 1450, यानी नियर अबाउट 1.5 किलोमीटर, और ये का 5000, यानी कह सकते हैं 5 किलोमीटर दूर 1 सेकंड में चल जाएगा। अब बताइए साउंड का स्पीड सबसे ज़्यादा किसके अंदर होता है, तो सॉलिड ही होगा, सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस, स्पीड के हिसाब से। क्लियर है। लेकिन सर मुझे तो ये सब कहीं पता ही नहीं था, लेकिन आप लोग सभी को ये बात पता थी। लेकिन सर कैसे, लेकिन सर एक्सपीरियंस नहीं, अब मैं बताता हूँ। जनरली आप गांव में रहते हैं ना सर, गांव में तो आप लोग को फ्रीडम तो ज़्यादा मिलता है, शहरों के बच्चों को उतना नहीं मिलता। तो गांव में मान लीजिए आपका घर बगल में रेलवे ट्रैक है, तो बहुत आप फिल्मों में देखा होगा, वो रेल के पटरी में कान लगा लेते हैं और हल्का सा वाइब्रेशन आ रहा है कि नहीं, समझते हैं कि यहाँ ट्रेन आ रही है कि नहीं। अब ये नहीं कि आपके सर के ऊपर से निकल जाए, वैसे ही मत कीजिएगा। तो बहुत लोग कान लगा के सुन लेते हैं कि आवाज़ आ रही है। बहुत जगहों पे देखा जाता है क्या कि उन लोगों को चेक करना होता है कि नीचे से कोई नदी बह रही है कि नहीं, तो ज़मीन पे कान लगा के तो सुनते हैं पानी की आहट, इस तरह से सुना जाता है।
ठीक है। क्यों? साउंड के अंदर स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। अब देखिए ना, एक बहुत बड़ी रेलिंग है मान लीजिए लोहे की, आप इस रेलिंग के ऊपर जोर से घंटा मारिए, दूसरे वाले को टंग करके सुनाई देगा, ठीक है। लिक्विड के अंदर थोड़ा स्पीड कम होता है, पहुंचने में समय लगेगा, गैस के अंदर बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। क्लियर है? स्पीड के बारे में आपको बता दिया गया, हाँ सर। ठीक है। उस हिसाब से तो सर काफ़ी ज़्यादा स्पीड है, कुछ ज़्यादा ही speed हाँ है। बहुत ज़्यादा स्पीड होती है आपको। कि जब साउंड में हवा में इतना जोर आ रहा है तो ठीक इतना है। जल्दी आ रहा है। अच्छा कहेंगे सर, बहुत बार मैं आपको थोड़ा आगे पीछे की चीज़ें बताते जाता हूँ, बहुत बार आपको साउंड का ना लाइट के साथ कंपेयर करने के लिए कहा जाएगा। कंपेयर कीजिए या डिफरेंस निकालिए, सिमिलैरिटी निकालिए, डिससिमिलैरिटी, बहुत सारी चीज़ें कही जाएगी। तो मैं कुछ चीज़ें आपको देता हूँ, अब वहाँ से डिफरेंस ऐसे निकाल लीजिएगा। स्पीड ऑफ साउंड में जनरली एयर के ही हम लोग मानते हैं, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 320 मीटर पर सेकेंड, 360 भी हो सकता है, 340 भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है बहुत जगह पे। अब स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसको अच्छे शब्दों में बताऊं तो आप लिख सकते हो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसमें बच्चे समझ नहीं पाते, इसको जल्दी समझ पाते हैं। सर किलोमीटर श्योर, किलोमीटर श्योर, ठीक है। अब देख लीजिए ना, 10 में 8 है, देखिए 3 × 10⁸ मीटर था ना, मीटर को मैं किलोमीटर करूँगा तो क्या लिख सकता हूँ, 3 × 10⁵ एक ही बात है। 1000 मीटर मतलब क्या होता है, 1 किलोमीटर, 10⁵ मतलब क्या हुआ, 3 लाख हो गया, 1 लाख × 3 लाख, एक ही तो बात है। अब बताइए, अब आपसे कहता है कि साउंड के साथ लाइट की कंपैरिजन कीजिए, तो पहला पॉइंट क्या होगा, साउंड नीड मीडियम, लाइट डजंट नीड मीडियम टू प्रोपेगेट, पहला। अब इसी से अब कह सकते हैं साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, लाइट इज नॉन मैकेनिकल वेव, कंप्लीट, दो डिफरेंसेस हो गए। तीसरा, स्पीड ऑफ साउंड इज में क्या था, वेरी 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 लेस देन इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइट। सर आप सोचिए ना, आप कहते हो, आप इस तरह समझिए, आप कहते हो कि मैंने तो आज पार्टी देना है सबको, मेरे पास पैसे बहुत है, मतलब कितना, बोला 320 रुपीज़, मतलब बस मेरे पास तो 3 लाख रुपए हैं। अब सीधी सी बात, आप उसके कंपेयर में आप कहाँ हो, बहुत कम, बहुत ही ज़्यादा कम, ठीक है। तो वही है सर, आप समझ पा रहे हो कंपेरिजन की किसका स्पीड कितना ज़्यादा है, क्लियर है। तो आपने 3 चीज़ें लिख दी, 4 डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात होता है किसके बारे में, आपसे एक सवाल पूछा जाता है थंडर के लिए। बिजली जब कड़कती है, आप सभी ने देखा होगा, आपने देखा होगा जैसे बहुत ज़्यादा लाइट है, सबसे पहले तो सबकी आंखें कान बंद कर लेते हैं, भैया कान तो बंद कर लेना, आंखें बंद कर, क्यों, साउंड आने वाला है। ऐसा कैसे? अब कहा जाए, बहुत लोग कहते हैं सर ऐसी बात नहीं है, लाइट और साउंड बाद में निकला, लाइट पहले निकली, ऐसा नहीं होता। साउंड को आप इस तरह समझिए ना कि 2 पत्थरों को मैंने एक साथ पटका, लाइट चिंगारी निकली, पटके तभी ना चिंगारी निकला, और साउंड भी प्रोड्यूस हुआ एक ही साथ, आया ना। अब मान लो अब मान लीजिए ये काम शुभम कर रहा है इस जगह पे, और इस जगह पे क्या है, लकी खड़ा है, 2 पहाड़ हैं, 2 पहाड़ की चोटियाँ बहुत अच्छे खासा डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब एक आदमी के पास एक गन है और दूसरे आदमी के पास भी एक गन है, ऐसा किनारे पे नहीं है, जनरली ऊंचा है, खड़ा होने की जगह भी होगी, ठीक है। यहाँ पर उसके पास एक बंदूक है जिसको ऐसे शूट करता है तो लाइट निकलता है, बहुत अच्छा साउंड भी निकलता है, और दोनों का स्टॉप वॉच है। तो वो जब एक साथ शूट करता है तो उसको क्या, साउंड लाइट एक साथ दिखाई दिया और सुनाई दिया, लेकिन सामने वाले को पहले चिंगारी दिखी, थोड़ी देर के बाद उसको साउंड सुनाई दिया। आप इस तरह सोचिए कि 2 बच्चा रेस के लिए रेडी है, एक बच्चे का स्पीड ये है, एक बच्चे का स्पीड, आपने दोनों को मैसेज लेके जाने के लिए कहा है, मैसेज में क्या है, साउंड है, तो क्या होगा, लाइट तो पहले पहुंच जाएगा, बोलेगा साउंड पीछे, मतलब सीधी सी बात है, ये आपका लाइट है, ये आपका साउंड है, एक साथ स्पीड से आपने एक ही साथ टक्कर मारी, एक साथ लाइट और साउंड दोनों निकला है, बोला मैं तो चला भैया, लाइट क्या कहेगा, भैया मैं तो चला 3 लाख की स्पीड से, संग संग पहुँच जाएगा। अब वो बोले मैं 320 की स्पीड से आ रहा हूँ, तू चल मैं आता हूँ, तो अब थंडर हुआ तो संग संग, अब 3 लाख मतलब क्या, जहाँ थंडर हुआ से आपका घर तो 3 लाख क्या, बहुत ही छोटी सी डिस्टेंस पे होती है हम लोगों के घर, तो सर मुझे लाइट दिख जाता है, सभी को लाइट दिख जाता है, वो तो 3 लाख पर सेकंड की स्पीड से आ गया है, लेकिन साउंड क्या रहा पीछे से 320 की स्पीड। अब बहुत बार तो ऐसा होता है कहीं दूर बिजली कड़कती है तो कोई लाइट दिख जाता, साउंड आता ही नहीं है, आता है तो इतना धीमा हो जाता है समझ नहीं आता है, क्लियर है। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये न्यूटन ने किया था, हिल वाला जो एग्जाम्पल हो रहा था वो बता रहे थे, क्लियर है यहाँ तक। चलिए थोड़ा बुक से आते हैं, बुक के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। अब कहा जाता है कि साउंड जिस मीडियम में प्रोपोगेट करेगी
उस मीडियम का कुछ क्वालिटी बताइए। साउंड किसी भी मीडियम में अगर प्रोपगेट करती है तो आप उस मीडियम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को बताइए। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो मीडियम इलास्टिक होना चाहिए। इलास्टिक कहने का मतलब आपने जब एनर्जीज को सप्लाई किया है, ठीक है, अब वापस अपने रिवर्स होकर वापस अपने पोजीशन पे जा सकते हैं और ये आगे की ओर बढ़ जाए। जैसे रबड़ क्या होता है, इलास्टिक होता है कि नहीं, खींचते हो वापस अपने ओरिजिनल शेप में। तो ये जब इसके पास जब एनर्जी, देखो ये आइडियल खड़ा था, साउंड आपने दिया तो इसको एनर्जी दिया, आपने धक्का दिया, ये पहुंच के आगे इसको इसने पुश कर दिया, इसको मार दिया। इलास्टिक मतलब टकराने के बाद वापस अपने उसी पोजीशन पे आ जाए, ठीक है। तो आपका मीडियम क्या होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए। क्लियर है, जिससे और उसके पास इतना इनर्शिया होना चाहिए कि वो बैक करके अपनी जगह पे पहुंच सके, मॉलिक्यूल या पार्टिकल, ठीक है, या फिर मीन पोजीशन में पहुंच पाए, मतलब बैक करके अपने कुछ पोजीशन को कवर कर पाए। सेकंड होता है कि मीडियम के पास इनर्शिया होनी चाहिए। इनर्शिया मतलब आपको उसको थोड़ा रेजिस्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा रेजिस्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको उसको धक्का मारना पड़ेगा। कहने का मतलब आपको मतलब मीडियम के मॉलिक्यूल्स के पास या मीडियम के पास आपका क्या हो, कुछ ना कुछ इनर्शिया होना चाहिए। ये सीधी सी बात है, मैं इस पेन को डेस्क पे रख दूं, कोई भी इसको उठा लेगा, कोई भी इसको हिला देगा, लेकिन 10-12 चींटी मिल के या मान ले 2 या 3 चींटी मिल गई, इसको क्या हिला पाएंगी? तो क्या इसका वेट है, इसका कुछ ना कुछ मास है, तो इसकी कुछ ना कुछ इनर्शिया है। हमारे एनर्जी के सामने इसकी इनर्शिया कम लगती है, इसलिए हम लोग उठा लेते हैं, लेकिन चींटियों के सामने इसकी इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, तो उसको हिला नहीं पाती। समझा पाए इनर्शिया क्या है, उसका एक अपना अस्तित्व कि आपको उतना अपोज करना पड़ेगा। तो मीडियम इलास्टिक होना चाहिए, मीडियम के अंदर इनर्शिया होनी चाहिए, ठीक है। अब थर्ड, मीडियम आपका फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। मीडियम आपका फ्रिक्शन होना चाहिए, वरना आपको बहुत सारी एनर्जी लॉस हो जाएगा। जब चीज़ें घसती हैं या एक बॉल को आप जब रोल डाउन करके छोड़ देते हो फ्लोर पे, सर्टेन डिस्टेंस पर जब रुक जाती है, क्यों? फ्लोर से इनर्शिया मिलता है, फ्लोर से आपको फ्रिक्शन मिलता है, इनर्शिया नहीं, फ्रिक्शन मिलता है। तो आपको उस मीडियम में फ्रिक्शन कम होना चाहिए। कम होगा तो क्या, बहुत दूर तक जा पाएगी, साउंड बहुत दूर तक जा पाएगा, ठीक है। इसीलिए देखिए साउंड गैसी में नहीं, लिक्विड में प्रोपोगेट कर पाती है, सॉलिड के अंदर भी प्रोपोगेट कर पाती है। और साउंड का मतलब ये मत सोचिएगा कि आपने कहा कि जैसे आपने कहा क्या, आपने कोई भी एक स्टेटमेंट कह दिया कि टुडे इज़ माय एग्जाम, टुडे इज़ आवर एग्जाम, आपने कह दिया। अब ये आपने हवा में कहा था, हम सुन पाए। अब पानी के अंदर बोलो तो थोड़ी समझ पाएंगे। अब ये बात सॉलिड लोहे के अंदर बोल के दिया, तो लोहे से क्या ये साउंड सुनाई देगा? नहीं। साउंड मीन्स वाइब्रेशन पास होगा, बस। साउंड मीन्स वाइब्रेशन। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। तो साउंड और लाइट में डिफरेंसेस भी देख लिए, साउंड की क्वालिटीज़ को भी देख लिया गया। अब यहाँ पे बात किया जाता है कि बताइए साउंड को जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, आपने कहा कि सर इसको मीडियम चाहिए होता है, तो साउंड कितने तरीक़ों से प्रोपेगेट कर सकता है? साउंड कितने तरीक़ों से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है? 2। टाइप्स ऑफ साउंड। पहला वेव के रूप में जा सकता है, दूसरा वेव के रूप में जा सकता है, ठीक है। तो साउंड हमने क्या देखा, आपको 2 टाइप बताए गए, 2 टाइप से साउंड प्रोपेगेट करता है। एक होता है ट्रांसवर्सल वेव और एक क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब कहा जाएगा सब दोनों को हम थोड़ा कुछ ना कुछ समझाइए। तो मैं सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल वेव को समझाऊंगा, क्योंकि इसके बारे में बात ही कम करनी है, इसलिए पहले इसको बड़ा क्लियर कर लेते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता क्या है, जैसे आपको थोड़ा पहले एग्जाम्पल दिया गया था एयर के अंदर, तो वो जो आपको एग्जाम्पल दिया गया था, वो जो आपका प्रोपेगेशन ऑफ साउंड था, वो क्या था आपका? लॉन्गिट्यूडनल प्रोपेगेशन था। देखिए मैं मान लेता हूँ कि एयर के अंदर सारे मॉलिक्यूल एक सर्टेन इस तरह से लेवल पे हैं। आप जब कुछ वर्ड का, यहाँ पे कोई लिसनर है और यहाँ पे जनरली क्या होगा, आपका स्पीकर है, तो आप कुछ भी कहते हो तो देखिएगा ये जाके इसके धक्का देगा, तो ये मान लेते हैं कि ये 3 जो लाइनें थी कंप्रेस हो गई और तीनों लाइनें जाके क्या होगी, इसके ऊपर सट गई, इसको एनर्जी दे दी। अब इसको एनर्जी देने के बाद क्या होगा, ये तीनों बैक आ जाएंगी और ये आगे सीधी सी बात है आगे बढ़ के धक्का दे देगा।
तो इस फॉर्म को मैं अगर रिपीट पे कह दूँ, अब मेरा तो एक ही वर्ड नहीं, हम लोग तो बोलते ही चले जाते हैं जैसे मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ। तो देखिए क्या होता है, कहीं कंप्रेशन देखने को मिलता है, कहीं आपको मॉलिक्यूल दूर दूर दिखते होंगे, कहीं पास पास दिख रहे हैं, कहीं दूर दूर। ठीक है, इस तरह से समझिएगा। अब आप देख सकते हैं कि सर, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर पे खड़े हैं, मॉलिक्यूल का जो रेंज है थोड़ा गैप पे खड़ा है। इस जगह का होता है रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। और जहाँ सारे मॉलिक्यूल एक जगह पे आके बैठ गए, मिल गए हैं, इसे कहते हैं क्या, कंप्रेशन। फिर आपको देखिएगा रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, इस तरह से आपका चलता रहेगा। सर जैसे वेव होता है क्या? हाँ, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका रेयर फ्रैक्शन स्टार्ट है, और फिर आपका रेयर फ्रैक्शन कहाँ स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है। देखिए यहाँ पे कंप्रेशन खत्म, यहाँ से रेयर फ्रैक्शन स्टार्ट, फिर वहाँ पर कंप्रेशन। तो देखिए यहाँ से रेयर फ्रैक्शन स्टार्ट। तो इस जगह से इस जगह तो मैं कह सकता हूँ कि वन वेव है ये। सर ये सर रेयर वेव से रेयर वेव तक हाँ हाँ, यहाँ से मतलब कंप्रेशन खत्म हो गया, रेयर यहाँ स्टार्ट हो रहा है। बोलिए। मतलब एक ऐसे करके ऐसे। एक सिंपल वाली बात समझिएगा, मैं इस तरह से बात करना चाहता हूँ कि मॉलिक्यूल यहाँ पे जिस नेचर को फॉलो कर रहा है, आगे जाके उस मॉलिक्यूल को सेम नेचर मिलना चाहिए, और कम से कम दूरी पे। सर तो वो जो दूरी कहलाएगी वो क्या कहलाएगी आपकी, वन वे। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए एक रेयर फ्रैक्शन है, तो हाँ स्टार्ट है यहाँ पे, हाँ चल रहा है, यहाँ पे देखिए कंप्रेशन स्टार्ट मान लीजिए, हाँ। कंप्रेशन हो गया। अब यहाँ से वापस से रेयर फ्रैक्शन स्टार्ट हो, अब यहाँ पे है, तो कंप्रेशन यहाँ पे खत्म हो गई है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्यों एक वेव। क्यों, देखिए इसके बाद आप कहेंगे सर ये क्यों नहीं, कहेंगे सर यहाँ पे कंप्रेशन स्टार्ट हो जा रही थी, तो एक रेयर फ्रैक्शन से एक रेयर फ्रैक्शन की दूरी क्या कहलाएगी। देखिए सेम नेचर स्टार्ट हुआ, हाँ सेम नेचर स्टार्ट हुआ, अब फिर गैप आएगा, फिर कंप्रेशन आएगा। हाँ बोलिए, आप क्या कर रहे थे आप। वो वेव वाला था, वो थोड़ी देर बाद में, वो थोड़ी देर बाद में, वो ये नहीं है। नहीं वो नहीं है, ठीक है। तो एक रेयर फ्रैक्शन से एक रेयर फ्रैक्शन वन वेव, और आप कह सकते हैं यहाँ से कंप्रेशन स्टार्ट हुआ था, तो एक कंप्रेशन से दूसरा, सेम नेचर यहाँ से शुरू हो रहा है वापस, तो वो भी वन वेव है। वन वेव। अब कहीं से भी देखिए ना, वो एक साइकिल, कंप्रेशन हाँ, भी ले सकते हैं और रेयर। हाँ, तो वन वेव कहा जाता है। क्लियर है। तो इसी आपको ऑलरेडी बता दिया किस तरह से आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है। ये था आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड, इसका नाम क्या है, ट्रांसवर्सल वेव। ट्रांसवर्सल वेव, ये दो फॉर्मेट में आपका साउंड एक जगह से दूसरी जगह जाता वो है। लॉन्गिट्यूड था ना। ये लॉन्गिट्यूडनल था। अब आता है ट्रांसवर्सल वेव के बारे में। हाँ, ठीक है। हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, ट्रांसवर्सल वेव के बारे में। देखिएगा, देखिए इस पे यार दिखने में गंदा लग रहा है। ठीक है, ट्रांसवर्सल वेव क्या है, इसको समझने के लिए आप इस तरह समझिए, आप कभी पानी में बड़ा सा पत्थर गिरते हुए देखे होंगे, या फिर आपने गिराया होगा पत्थर, तो देखिए पानी में कुछ इस तरह के वेव बनते हैं। ये वेव ही आपका है क्या, ट्रांसवर्सल। देखिए दिखता कैसा, ये वेव क्या है आपका, ट्रांसवर्सल। ठीक है। अब मैं इसको समझने के लिए, इसको समझाने के लिए आपको बगल में एक और चीज़ समझाऊंगा, पेंडुलम, तब आप इसको अच्छी तरह समझ पाइएगा। बिना पेंडुलम का बहुत दिक्कत होता है समझने में। आप पेंडुलम कभी देखे हो, इस तरह से एक बॉब होता है, लोहे वाली कुछ भी चीज़ें, भारी चीज़ें टंगी हो रहती है, आप इसको सर्टेन दूर दिला के क्या करते हो, छोड़ देते हैं ना, ए पॉइंट पे था, बी पॉइंट पे ला के छोड़ दे, क्या होगा, ऐसे आएगा, सब से इधर आगे और बढ़ जाएगा, इधर या फिर थोड़ा और ऊपर। सी पॉइंट तक चला गया। अब यहाँ पे समझिए, इस जगह पे किसी भी पार्टिकल का इसका स्पीड क्या होगा, या इसकी एनर्जी क्या होगी, इस जगह पे एनर्जी क्या होगी, जीरो होगा। अब मान लीजिए मैं आपको, आप ही को बांध के यहाँ पे रख दूँ और छोड़ दूँ स्विंग के अंदर, ऐसे जब आए यहाँ पे आपकी एनर्जी जीरो है, मैक्सिमम है यहाँ पे, मैक्सिमम। कोई अगर आपके सामने खड़ा है तो उसको बोल्ड कर दीजिए सर, सीधा बाहर निकाल दीजिए,
ठीक है। बस और इस जगह पे एनर्जी डाउन है, तो इस जगह पे आपकी एनर्जी क्या होगा, मिनिमम एनर्जी। उधर भी सी में भी इधर भी क्या होगा, मिनिमम एनर्जी। ये क्या होगा आपका, मैक्सिमम। क्लियर है। सर तो मैं इसको इस तरह समझता हूँ कि एक इधर गया, आया ना, रिटर्न है। रिटर्न आया। अच्छा, एक वेव कंप्लीट हो गया क्या? मैंने क्या कहा, एक वेव तभी कहिए जब उसका एनर्जी लेवल, डायरेक्शन सब सेम हो। कहेंगे सर पहले भी इस जगह पे था, अभी भी इस जगह पे, यहाँ पे था ना, पहले मैं इधर खींच के इधर छोड़ दिया तो इधर आया। कहेंगे सर लेकिन पहले इधर जा रहा था, अब किधर जा रहा है, इधर डायरेक्शन सेम नहीं है, भले एक ही पोजीशन पे, डायरेक्शन सेम, नहीं है, वन वे। वहां से आके सब फिर एक अब ये जब देखिए वापस इधर जाएगा और रिटर्न आया, अब देखेंगे सर एक पोजीशन पे डायरेक्शन भी सेम है। हाँ तो देखिए आपको आप इसका शेप की तरफ देखिएगा तो आपको एक एस की तरफ दिख रहा है कुछ, हाँ ठीक है। इससे कंपेयर करने की कोशिश कीजिए, इसी को कंपेयर करेंगे। देखिएगा एक लाइन है मेरा, आप इसी के बारे में बात कर रहे थे ना, हाँ सर। इसमें मजा आता है। ठीक। यहाँ से मान लेते स्टार्ट हुआ पॉइंट। अब देखिए जो आपका पॉइंट ए था ना, वो पॉइंट ए है ये, सर नहीं पॉइंट ए नहीं, आपको जो मिनिमम एनर्जी थी कहाँ पे थी, बी। हाँ पॉइंट ए पे मैक्सिमम एनर्जी होगा, मिनिमम तो बी सर। ये मेन पोजीशन, ये क्या आपका मेन पोजीशन, वो मेन रहता है। ठीक है। ये आपका मैक्सिमम पॉइंट है, ये क्या आपका, यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है, इस जगह पे एनर्जी ज़्यादा है, इस जगह पे एनर्जी ज़्यादा है, इस जगह पे एनर्जी कम है। नहीं ये भी एनर्जी है, देखो ये क्या हुआ, इधर से जाने के बाद इधर आया, एक इधर जाने से बाद इधर आ रहा है। तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए, और एक क्या है, देखिए ये जा रहा है इधर आ रहा है, तो ये मैक्सिमम एनर्जी, लेकिन किधर, नेगेटिव डायरेक्शन में। ये घूम के जब वापस आ रहा है तो क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये वही है आपका, जो ऊपर की ओर दिख रहा है वो पॉजिटिव है, और नीचे जो दिख रहा है आपका क्या है, नेगेटिव है। तो आप देख कह सकते हो सर यहाँ पर भी एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पर भी एनर्जी ज़्यादा, लेकिन डायरेक्शन अलग है। एक में क्या हो रहा है, इधर जा रहा है, एक में क्या होगा आपका, इधर जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक इसमें कोई है नहीं। तो मेरा इस जगह पे एनर्जी क्या था, मैक्सिमम था, इस जगह पे मेरा एनर्जी क्या था, लेकिन डायरेक्शन भी सेम है। ध्यान से देखो, इसमें भी नीचे की ओर उतर रहा है, इसमें भी नीचे की ओर उतर रहा है। यहाँ पर भी एनर्जी मैक्सिमम, इधर भी मैक्सिमम है, इधर भी देखो मैक्सिमम। देखो आप मान के चलते, एक बार इधर से घूम के इधर आया था ना, एक बार इधर से घूम के आया, तो आप ध्यान से देख सकते हो इसमें ये क्या होता है, इधर की ओर जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है, वो इधर की ओर जा रहा है। तो सेम मैं बता रहा हूँ, इसमें क्या हो रहा है, इधर की ओर जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है, वो उधर की ओर जा रहा है। तो इसे वन वेव कहा नहीं जा सकता। आपको वन वेव तभी कहना होगा जब दोनों का नेचर क्या होगा, सेम होगा। दो मॉलिक्यूल जब उसका नेचर सेम होगा। तो देखिए दो मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे दिखा दिया जिसका नेचर क्या सेम है, दो पार्टिकल, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, इसकी नेचर सेम है। या फिर कह सकते हैं सर इस जगह पे एक पार्टिकल है, देखिए ध्यान से, इस जगह पे एक पार्टिकल है, नेचर सेम है क्या, नहीं, ये ऊपर की ओर जा रहा है, क्या हो रहा है, इसको तो काउंट नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पर होगा उसका, इस जगह पे होगा, हाँ या ना। हाँ तो मैं इसको अगर P मानता हूँ तो Q मानता हूँ, क्लियर है। ऊपर वाले पार्ट को कहा जाता है आपका ट्रफ, क्या कहा जाता है, ट्रफ। और नीचे वाले को कहा जाता है आपका क्या, क्रिस्ट, नहीं गलती हो गया, ऊपर वाले को क्रिस्ट कहा जाता है, नीचे वाले को ट्रफ कहा जाता है। एक क्रिस्ट से दूसरे क्रिस्ट की दूरी क्या कहलाएगी, वन वेव। एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ की दूरी क्या कहलाएगी, और या फिर एक मेन पोजीशन से दूसरे मेन पोजीशन, लेकिन सेम नेचर सेम डायरेक्शन, क्या कहलाएगा, वन वेव। क्लियर है या डाउट है यहाँ से। तो आप वेव वन वेव यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट कर सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट कर सकते हो, या फिर इस जगह से लेके इस जगह तक काउंट कर सकते हो। क्लियर है या डाउट है। P से Q, R से S, या A से लेके B, ये आपका वन वेव। क्लियर है। ये एक वेव फिर उसी नेचर को बार बार रिपीट करेगा। सर CD, हाँ CD, ये भी आपका वन वेव हो जाएगा। देखिए ये नीचे की ओर जा रहा है, ये भी क्या रहा है, नीचे की ओर। अच्छा ये कह रहे हो ना आप CD, हाँ तो यहाँ से यहाँ तक भी एक वन वेव हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। आपको ये डायग्राम समझा पाए, आपको बता पाएंगे। अब बताइए कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ होगी, इस वेव को देख के क्या लगता है एनर्जी सबसे ज़्यादा कहाँ होगी इसकी, P पे होगा, Q पे होगा, R पे होगा, S पे होगा, बट अलग डायरेक्शन आगे पीछे है। इसी पॉइंट पे जहाँ पे किसी भी वेव का एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई रहता है उसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। तो अब इसके अंदर कुछ हम लोग टर्मोलॉजी को सीखेंगे, देखिएगा। तो इसे क्या कहा गया, इसे क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड। आप अगर पेंडुलम से एग्जाम्पल पे देखते हैं तो देखिएगा इसका एम्पलीट्यूड किधर होना चाहिए, बताइए। बताओ सर, A से B के बीच में है एम्पलीट्यूड। इस जगह पे सर हाई एनर्जी है सर, एम्पलीट्यूड घूम फिर के आया ना, हाई एनर्जी है सर यहाँ पे, एनर्जी इस जगह पे क्या एकदम हाईएस्ट है, ठीक है।
और सर हाँ, बोलिए। तो वो हाई से लो को ही ना बोलते हैं एम्पलीट्यूड? नहीं, आप एकदम मीन पोजीशन से एकदम आपका हाई, मैं जनरली बना आप इसको इस तरह समझिए, ये अगर मीन पोजीशन है तो मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस जितना जा सकते हो एम्पलीट्यूड, हाँ वही तो मैं वो भी मान बोला लीजिए। सर। आपका ये लॉजिक ज़्यादा बेटर होता है। तो मैं कह सकता हूँ एनर्जी आपका सबसे ज़्यादा हाई किस में होता है? एम्पलीट्यूड पे। हाँ या ना? और सर नेगेटिव एनर्जी, तो पॉजिटिव एनर्जी। एम्पलीट्यूड पॉइंट है, और जो वो आप लाइन बनाया वो क्या है? एम्पलीट्यूड वो पॉइंट है जहाँ पे मैक्सिमम होगा। हाँ, और सर जो लाइन बनाया ऐसे लंबा, हाँ, जो लंबा लाइन, ये जैसे आपको डिस्टेंस बता रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड क्या है? जहाँ आपका एनर्जी लेवल क्या है? हाई है, यानी वहाँ पे साउंड तेज सुनाई देगा, वहाँ पे आवाज़ क्या होगी आपकी? तेज होगी। अब देखिए मैं बात करता हूँ, एक वेव यहाँ से घूम के वापस मानते हैं ए से बी तक जाने में, एक वेव बनने में जो समय लगता है ना, उसे कहता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड समझिएगा, टाइम पीरियड क्या है? एक वेव बनने में जो समय लगा उसे कहता है टाइम पीरियड। उसका वन टाइम, उसे टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आती है फ्रीक्वेंसी। किसी के बुक में एफ लिखा होता है, किसी के बुक में एन लिखा रहता है। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? एक सेकंड में जितना वेव बन सकता है उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। सर एक सेकंड ही होता है? एक सेकंड में कितने वेव बन सकते हैं? आपको क्या लगता है एक सेकंड में कितने मैक्सिमम वेव बन सकते होंगे? तो मैक्सिमम आपको पता है ये जो वेव है इसका यूनिट होता है हर्ट्ज। हम लोग 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, यानी एक सेकंड में अगर 20,000 वेव बनेगा, 20,000 एक सेकंड के अंदर से बनता है, तो भी हम सुन सकते हैं उसे। उसके बाहर होता है तो उसके बाहर कान पर नहीं सुन, वाला है और नीचे। अब 20 अगर एक सेकंड के अंदर 20 यानी 20 वेव बनते तो भी सुन लेंगे, 20 से कम वेव बनेगा तो सुनने तो क्या सोनिक बोलते हैं? हाँ, वो सब बात की बात है। तो समझा पाए सर फ्रीक्वेंसी क्या है? आप जो कह रहे थे दो से ज़्यादा ही बनता है, 20,000 हमारा हाईएस्ट हो जा सकता है, तो हम सुन सकते हैं। डॉगीज लोगों के लिए, पेट के लिए, एनिमल्स के लिए, अलग अलग एनिमल के अलग अलग वेव्स होते हैं, वो सुन सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? फ्रीक्वेंसी क्या है? एक सेकेंड में कितने वेव बनते हैं? मान लेते हैं एक सेकंड में कितने वेव बनते हैं? एफ वेव बनते हैं। तो मैं कह सकता हूँ एक सेकंड में एफ वेव बनता है। सुनिएगा थोड़ा, एक सेकंड में कितना वेव बनता है? हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, एक सेकंड में कितना वेव बनते हैं? एफ वेव बनते हैं। अब आपको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन। टाइम पीरियड तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि देखिए एफ वेव बनने में, इसको उल्टा करके लिखते हैं, एक सेकंड लगता है। हाँ या ना? हाँ सर। तो एक वेव बनने में कितना समय लगेगा? 1/f सेकेंड। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। एफ वेव यानी एफ नंबर ऑफ वेव बनने में उसे एक सेकंड लगता है, हाँ सर। तो एक वेव बनने में कितना होगा? कम लगेगा, सिर्फ 1/f। और सर एक वेव बनने में समय को क्या कहते हैं? टाइम पीरियड यानी टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f सेकंड। सर जो फिजिक्स एंड मैथ्स आ जाता है ना, इसी को कहते हैं न्यूमेरिकल। इसे क्या कहा जाता है? न्यूमेरिकल्स कहा जाता है। तो देखिए टाइम पीरियड का यूनिट आपसे पूछेगा तो क्या कहिएगा? इसका यूनिट कह दीजिएगा सेकंड। फ्रीक्वेंसी का देखिए क्या लिखिएगा? देखिए फ्रीक्वेंसी बराबर 1/t ना, हाँ सर। t का था सेकंड, तो क्या हो जाएगा? सेकंड इनवर्स। क्या हो जाता है? सेकंड इनवर्स। इसी को हर्ट्ज कहते हैं, HZ हाँ हर्ट्ज कहा जाता है। एम्पलीट्यूड की यूनिट क्या होती है? मीटर। क्या होती है? मीटर। मीटर। सारी ऐसा यूनिट्स। क्लियर है? हाँ सर। एम्पलीट्यूड समझा पाए, टाइम पीरियड समझा पाए। अब एक सवाल जो, हाँ, वेवलेंथ किसे कहते हैं? इधर देखिएगा, ये वेव ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट किया है ए से लेके बी तक, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसी को क्या कहेंगे? वन वेवलेंथ। और वन वेवलेंथ की जो दूरी है ना, दूरी डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया है, इसी को कहते हैं लैम्डा। ये सर साइन है उसका? हाँ, आप कहेंगे सर एच है, एच नहीं है, ये उल्टा इस तरह से लैम्डा। क्या कहेंगे इसे? लैम्डा। फ्रेंच ठीक है, ग्रीक है, ठीक है, लैम्डा। तो लैम्डा का यूनिट क्या होगा? ये भी मीटर में आएगा, इसका भी यूनिट क्या होगा? मीटर में। मीटर में आएगा। अब बात करते हैं सर एक रिलेशन साउंड के अंदर आपको कहा जाता है वेलोसिटी ऑफ साउंड। साउंड कितना स्पीड से भाग रहा है बताइए? वेलोसिटी ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड 320। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जनरली वेव के नेचर में फॉर्मूला, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। हाँ आपने छोटे क्लास में शायद पढ़ा होगा, हाँ सर। पर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट यानी कितना दूरी तय किया वेव ने, कितना, कितने टाइम पे? हाँ, वेव ने कितना दूरी तय किया बताओ? लैम्डा। एक वेव बनाने में लगा था ना, हाँ सर। एक वेव बनाने में कितना समय लगता है? t। तो वेलोसिटी को क्या दिखाते हैं? v। तो ये पहला रिलेशन। अच्छा बताओ,
लैम्डा बाई टी को क्या मैं लिख सकता हूँ लैम्डा इंटू 1/t। सर 2/3 को क्या लिखा जा सकता है 2 इंटू 1/3। हाँ सर। तो उसी सेंस में लैम्डा बाई टी को लैम्डा इंटू 1/t लिख सकते हैं। हाँ तो 1/t के जगह पे क्या लिख सकते हैं f। तो मैं इसको लिख सकता हूँ लैम्डा इंटू एफ, सेकेंड रिलेशन। वेलोसिटी इक्वल टू लैम्डा बाई टी या फिर वेलोसिटी इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ। घूम के एक ही जगह घूम। ठीक है, तो आपने ये फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है, इसका रिलेशन निकाल के देखो, ये सारी चीज़ आपसे पूछी जाएगी। है ना, ये सब लिखा है। हाँ, सारे बुक में आपको लिखा हुआ है। लैम्डा मुझे क्लियर है। और अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब थोड़ा कुछ नेचर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। अलग अलग मीडियम में साउंड की स्पीड। जैसे कहा गया सर आप कैसे था, एक बार एयर की ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, एक बार एयर की ह्यूमिडिटी कम है, अलग अलग मीडियम दे दिया है। कभी कहा गया इस गैस के अंदर पास किया गया, कभी कहा गया अलग गैस के अंदर पास करते हैं। तो अलग अलग बहुत सारे गैसेस होते हैं ना, तो अलग अलग गैसेस में साउंड का मीडियम आपका स्पीड। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर स्पीड क्या है, एयर के अंदर जनरली स्पीड क्या है, हाइड्रोजन के गैस के अंदर स्पीड क्या है, अल्कोहल है, यहाँ पे देखिए बुक में दिया है, तारपीन ऑयल दिया है, वाटर है, ये भी लिक्विड है। इन तीन अलग अलग फ्लूइड के अंदर स्पीड अलग अलग क्यों, सभी तो फ्लूइड है। तो नेचर पे डिपेंड करता है, बहुत सारे नेचर। तो इसको आप इस तरह से समझिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू ई बाई रो। इसे कहते हैं रो, इसे क्या पढ़ते हैं ROH रो, या फिर रो। सॉलिड में तो 6000 तक भी ठीक है, हाँ जाता है। ई मतलब आपका इलास्टिसिटी। हाँ सर। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इधर समझिएगा। अगर कभी भी ऐसा हो, इसे कहते हैं A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द B। इट मीन्स अगर A बढ़ेगा B बढ़ेगा, A कमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप ज़्यादा काम करोगे आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी, कम काम कीजिएगा। जैसे जो लोग मान लीजिए कोई आवर पे काम करते हैं, घंटों पे काम करते हैं, पर घंटा का हिसाब इतना है, तो सीधी सी बात है वो ज़्यादा घंटा काम करेंगे ज़्यादा पैसा मिलेगा, कम घंटा काम करेंगे ये डायरेक्टली है, जो जैसा करो वैसा मिलेगा। अब दूसरा इस तरह से होता है, जैसे मान लीजिए A, इसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऊपर वाले को। ठीक है, अब बात करते हैं इनवर्सली या फिर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन इस तरह से, जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ा खेत है, उसे प्लॉट करने के लिए दिया, यानी खेत को जोतने के लिए कहा गया, उसे फार्मिंग करने के लिए कहा गया। ठीक है, या फिर आपके घर है बहुत बड़ा, मान लीजिए आप विला में रहते हैं सर, कैसल में रहते हैं कहीं पर भी, अब कहा गया उसको रंग करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। ठीक है, अब आप बताइए अगर 50 आदमी उस काम को मतलब 100 दिन में करते हैं, इतना बड़ा है, 50 आदमी उस काम को करने में कितने लगाते हैं? अब बताइए आदमी बढ़ेगा तो क्या होगा, दिन कमेगा या बढ़ेगा? कमेगा। ज़्यादा आदमी है जल्दी काम हो जाएगा। देखिए तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, अगर एक इंक्रीज हो रहा है, ज़्यादा आदमी कम समय। सर आप कहेंगे सर एक ही आदमी आएगा तो दिन बढ़ जाएगा तो कैसा है ये सर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उल्टा। क्लियर है? और ये हमेशा एक ऊपर है तो क्या होगा, नीचे 1/, के रूप में दिखता है। क्लियर है सर? यहाँ तक देखिएगा। तो आप इसको देख के समझ पा रहे होंगे, अगर मैं इसको ऐसा लिखने की कोशिश करूँ तो आपको दिख रहा होगा स्क्वायर रूट ऑफ ई स्क्वायर रूट ऑफ रो। ये होता है डेंसिटी ऑफ एनी मीडियम। रो का मतलब क्या होता है? डेंसिटी ऑफ एनी मीडियम, किसी मीडियम का डेंसिटी वो कितना गाढ़ा है। ठीक है, तो देखिएगा मैं क्या कह सकता हूँ, वेलोसिटी इज इक्वल टू ई बाई रो। तो मैं क्या ऐसा बताइए किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इलास्टिसिटी। जितना ज़्यादा इलास्टिसिटी उतनी ज़्यादा वेलोसिटी। ये भी ऊपर देखिए, ये भी ऊपर है कि नहीं? अब लिख सकते हो कि नहीं? कह सकते इसका मतलब, यानी जितना ज़्यादा वेलोसिटी, जितना ज़्यादा इलास्टिसिटी उतनी ज़्यादा वेलोसिटी। दूसरा आपको क्या दिख रहा है? ये इन्वर्सली है ना, डेंसिटी जितना ज़्यादा उसमें होगा। गैस के लिए, सिर्फ किसके लिए? ये गैस के लिए, लिक्विड के लिए नहीं, सिर्फ गैस में बात हो रहा है। अगर गैस का डेंसिटी बढ़ा दीजिए तो गैस के अंदर वेलोसिटी कम जाती है स्क्वायर रूट के हिसाब से। ठीक है, सिर्फ गैस के लिए ये। ठीक है, अब कहा जाता है क्या प्रेशर का कोई असर पड़ता है? तो क्या उसके लिए भी फॉर्मूला है, P बाई रो, प्रेशर बाई आपका डेंसिटी। क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक नोट। और जनरली इसमें एक और फॉर्मूला दिया गया है, गामा P बाई रो। तो गामा क्या होता है? नेचर ऑफ द मीडियम है। अलग अलग मीडियम में कुछ चीज़ें होती है, जैसे क्वालिटी, जैसे मेरा आवाज़ और आपका आवाज़, मैं कुछ बात कह रहा हूँ, आप वही बात कह रहे हो, सेम एनर्जी दे रहे हो, सब चीज़ सेम कह रहे हो, लेकिन सुन के कह सकते हैं ये सर का आवाज़ है, ये शुभम का आवाज़ है।
हाँ कुछ तो होगा। तो उसी तरह कहा गया हर आपका क्या होता है, आपका मीडियम का या हर गैसेस का अपना अलग अलग नेचर होता है, उसे गामा से रिप्रेजेंट किया गया, इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, तो इस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब आता है क्या, किन किन फैक्टर पे गैस का स्पीड कम बेसी होता है, जो आप कह सकते हैं किन किन चीज़ों पे। तो ऑलरेडी बता दिया गया है, डेंसिटी पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर के बाद कहा गया कि टेम्परेचर का बढ़ जाए ना तो साउंड की वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, एक बार फिर से बोलिए क्या टेम्परेचर। अगर साउंड आपको गर्मी बढ़ती है ना हाँ तो स्पीड बढ़ता है, स्पीड बढ़ता है, साउंड का स्पीड बढ़ेगा, यानी गर्म जगह पे साउंड की स्पीड। ह्यूमिडिटी ज़्यादा। सर इसलिए समझिए, गर्म चीज़ें ना तो सर वहाँ पे ना मॉलिक्यूल, मतलब वहाँ पे गैस के बारे में बात करें, लिक्विड और सॉलिड के बारे में जा रहे हैं। अगर गैस के बारे में बात करते हैं तो गैस के अंदर देखा जाता है गर्मी बढ़ने से मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, डेंसिटी का वो कम गया, डेंसिटी कम गया मतलब स्पीड ज़्यादा। देखिए ये कम रहा है तो ये सीधी सी बात है बढ़ जाएगा, तो डेंसिटी कम जाती है तो स्पीड बढ़ जाता है गैस के लिए सिर्फ। ठीक है, क्यों गर्मी में और ठंडा होने से गैस मॉलिक्यूल सामने आते हैं, डेंसिटी क्या हुआ, बढ़ गया, डेंसिटी क्या हुआ, गाढ़ा हो गया, बढ़ गया, वेलोसिटी कम गया। नहीं, और एक कमेगा तो एक बढ़ेगा, वही चीज़ कॉन्सेप्ट है। क्लियर है यहाँ तक। और यहाँ पे आपको एक रिलेशन दे दिया है, देख लीजिएगा, ह्यूमिडिटी पे क्या असर पड़ता है। अगर कहा कि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है ना तो डेंसिटी साउंड आपका स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, आपको जैसे जनरली कहा जाता है किन किन फैक्टर पे डिपेंडेंट है, किस फैक्टर पे किस तरह डिपेंडेंट है, डेंसिटी वाला थॉट रखना पड़ेगा। हाँ हाँ। और एक होता है इफेक्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड, यानी हवा का स्पीड। अब इमेजिन करो ना सर, एक बच्चा चिल्ला रहा है इस तरह से, बीच में पंखा ऑन कर दिया और वो इधर बोल रहा है, इधर बात कर रहा है, हवा भी इधर जा रही है, आराम से सुन लेगा। आराम से। ठीक है, लेकिन इमेजिन कीजिए तूफान के टाइम में हवा इधर आ रही है, तुम उधर किसी को वार्न कर रहे हो, तो कितना जोर चिल्लाना पड़ता है आपको। तो विंड का अगर डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई तो स्पीड कम जाएगा, अगर उसी डायरेक्शन में हो तो कम स्पीड में, आपका कम एनर्जी में ज़्यादा काम हो जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ विंड पे भी काम, और भी चीज़ों पे डिपेंड करता है साउंड, मोशन ऑफ द लिसनर, मोशन ऑफ द सोर्स। मैं बात कर देखिए, बहुत होता है ठेले में कोई आवाज़ करते हुए चल रहा है, या फिर कह सकते हैं कि माइक बजाते हुए चल रहा है, आप भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हो या फिर आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, इस पर भी साउंड का डिफरेंस होता है। आपका स्पीड क्या है, उसका स्पीड क्या है, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, साउंड प्रेशर के, गैस के प्रेशर पे इंडिपेंडेंट होता है। साउंड क्या होता है, गैस के प्रेशर पे इंडिपेंडेंट, प्रेशर बढ़ा दीजिए कमा दीजिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, नहीं है, इसमें नहीं दिया। देखिए देखिएगा, आपको जो बता रहे हैं, जो साउंड वेव बना रहा होता है ना, तो प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। एम्पलीट्यूड पे क्या होता है, द स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। एम्पलीट्यूड पे नहीं पता चलता कि कितना एम्पलीट्यूड, कितना बड़ा बड़ा वेव बना, उस पर कोई साउंड का स्पीड पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। साउंड और लाइट का कंपेरिजन उसके बाद दे दिया, बता दिया गया। लाइटिंग और थंडर का एग्जांपल आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। एक्सपेरिमेंट भी बता दिया गया है कि साउंड का, देखिए साउंड का स्पीड एयर में कैसे निकाला जाता है। दो आदमी अलग अलग हिल पे खड़े हैं, तो एक साउंड सुन रहा है, जब उसने साउंड बजाया तो क्लॉक को ऑन कर दिया, तो उसने देख लिया कि मैंने पहला साउंड कितना बजे छोड़ा था, और उसने जो रिसीव कर लिया तो लिख लिया। ऐसा एक्सपेरिमेंट 2 या 3 बार करके निकाला जाता है, बाद में कैलकुलेट की जाती है तो देखा जाता है कि मैंने 9 बजे, जैसे 9:01 में मैंने साउंड को रिलीज़ किया था, मतलब कोई भी चीज़ की आवाज़ की थी, उसको 9:01 में था आपका, मान लीजिए उसको बहुत दूरी पे था तो 3 सेकंड में सुनाई दिया, तो उसको पता चल गया इस जगह से इस जगह तक जाने में से 2 सेकंड का समय लगता है। तो बार बार एक्सपेरिमेंट किया, कभी 2 सेकंड आ रहा है, कभी 2.5 सेकंड आ रही है, कभी 1.8 सेकंड आ रहा है, स्टॉप वॉच था उसके अंदर, तो उससे उसने कैलकुलेट किया और एवरेज निकाला, तो उस तरह से आपका साउंड का स्पीड निकाला गया था, 320 मीटर पर सेकंड निकली थी। क्लियर है, तो यही सब इसके अंदर है। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ जो आगे लगेगा, बट मैं अभी बताना चाहूँगा। आपसे कहा जाता है ना कि हमारे ह्यूमन का हियरिंग परसेप्शन क्या है। हियरिंग परसेप्शन मतलब होता है कि हम लोग कितनी देर के बाद दूसरा साउंड सुनने के तैयार होते हैं। बताइए तो, हमारा कान कितनी देर बाद किसी भी साउंड को सुनने के लिए तैयार होता है। सर इसमें कौन सी बात है, हर समय सुनने का तैयार होता है? नहीं, 1 सेकेंड में हम लोग सिर्फ 10 वर्ड या फिर 10 चीज़ें सुन पाते हैं। 1 2 3 4 अगर इस रीडिंग किया जाए, अगर 1 सेकेंड के अंदर आप देखिएगा 10 ही चीज़ हम लोग क्या करते हैं, सुन पाते हैं। अगर कोई 1 सेकेंड के अंदर 10 है तो 10 क्लियर सुन पाए, 10 समझ पाए आप।
लेकिन 1 सेकंड के अंदर आपको 11 लेटर्स बोल दिया गया, कोई ना कोई एक स्किप हो जाएगा। प्रूफ है कि हाँ हाँ 10 तक ही। हाँ, यानी हमारा कान 1 सेकंड में 10 बार, यानी एक वर्ड के लिए कितना समय दे रहे हैं हम लोग, 1/10 सेकंड दे रहे हैं ना, यानी 0.1 सेकंड के अंदर इतना बात कान तैयार होगा। यानी 1 सेकंड में 10 बार कान तैयार होता है सुनने के लिए। तो 6 होगा ना सर? कैसे? 60 मिनट नहीं नहीं, मैंने 1 सेकंड के बारे में बात किया कि 1 सेकंड के अंदर जैसे आपने कुछ सुना फिर दूसरा साउंड आएगा, तो उसको आने में कितना गैप चाहिए? 1/10 सेकंड के बाद आएगा तो सुन पाओगे, उसके पहले अगर आ गया तो नहीं सुन पाएंगे। सिंपल वाली बात है ना। सिंपल से आप आंखें बंद करते फिर खोलते हो, दिखता है, तो आपको इसको करने में 0.1 सेकंड का टाइम लग रहा है। आपने देखा, बंद किया, अब इसी के अंदर 0.1 के अंदर कोई पास हो गया, आप देख पाओगे? 0 में जो आगे दिखेगा, तो कोई उसी तरह कोई दूसरा साउंड आया तो सुन पाओगे? वो आके निकल गया, आप तो सुन ही नहीं पाए। क्लियर है? अभी तो एमिनेम का लिरिक्स समझ लिया। ठीक है, इसके बाद कुछ थोड़ा सा पार्ट है, देखते हैं, समय तो भी है, पढ़ा देते हैं। उसे कहते हैं इंफ्रासोनिक, सोनिक एंड अल्ट्रासोनिक साउंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बता दिया गया ना, 1 सेकंड में कितना साउंड वेव बनता है, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब आपको बताया गया हमारा जो कानों का परसेप्शन होता है, फिर सुनने की जो रेंज होती है फ्रीक्वेंसी को क्या आती है, वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। इट मीन्स इसे कहते हैं सोनिक रेंज, या फिर सुनने वाले वेव, हम लोग जो सुन पाते हैं। ये ह्यूमन के बारे में आपको बताया गया। ठीक है, इससे कम होगा इंफ्रासोनिक, ज़्यादा होगा अल्ट्रासोनिक। कम होगा तो इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक। ठीक है, अब यहाँ पे बता दिया गया बैट 10 हर्ट्ज से लेके 100 किलो हर्ट्ज, यानी हम लोग तो 20 के हर्ट्ज तक सुनते हैं, लेकिन बैट यानी चमगादड़ 100 के हर्ट्ज तक सुन सकता है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा साउंड भी सुन सकता है, कम से कम साउंड भी सुन सकता है। ठीक है, सर अगर हमें 20,000 हर्ट्ज से ऊपर भी साउंड मिला तो कान फट जाएगा कि सुनाई नहीं देगा? सुनाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा, फटेगा नहीं? सुनाई, अब आप सुनाई नहीं दे रहा, फटेगा कहाँ से? मेरा ऑर्गन उसको रिसीव ही नहीं कर पा रहा है, मेरा ऑर्गन रिसीव, और तो अच्छी बात है रिसीव नहीं कर पा रहा है। फटने का बात नहीं सर, आपका बॉडी उस एनर्जी को रिसीव कर पाने के लायक है कि नहीं, वो भी तो देखनी पड़ती है ना। सर जैसे आप खड़े, अगर मैं इससे बात करूँ 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, तो आप तो बात ही नहीं सुन पाएंगे ना, मतलब ना, हम नहीं सुन पाएंगे, तो हमें तो सर बोल भी नहीं पाएंगे ना 20,000। वो बात की बात है। वो बात ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे अल्ट्रासोनिक, ये सब इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट, इसको बहुत अच्छे से समझाना पड़ेगा, नेक्स्ट डे क्लास में समझाएंगे। ठीक है।